हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच में। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें कंजंक्शन का फुल कॉन्सेप्ट, उसका कंजंक्शंस के टाइप्स और उनके यूजेस के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए चलो शुरू करते हैं। फलन कंजंक्शन की डेफिनेशन पहले बता रहा है कि कंजंक्शन कहते हैं, वो ऐसे भी देखें तो वह नॉर्मल हिंदी में यदि समझें तो वो कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का जो शब्द काम करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में देखो, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंट्स टूवर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। क्लियर? एग्जाम्पल है राम एंड श्याम आर वेरी लेबोरियस। तो यहाँ एंड कंजंक्शन से हमने राम और श्याम को जोड़ दिया है। तो ये एंड एक कंजंक्शन है। इसी तरीके से ये यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है, राम एंड श्याम को, टू वर्ड्स को। इसी तरह हम वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एंड दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजेस कंजंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यानी यूज के आधार पर कंजंक्शन को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कैसे कहते हैं उसको देखते हैं। अ कंजंक्शन दैट जॉइंट्स टू सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अर्थात हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज एक ही तरह का सेम जैसा अर्थ देने वाले शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है एंड, और, एज वेल एज, बट, एट, एक्सेट्रा। एज एग्जाम्पल राम एंड श्याम, राम एंड रावण वर ग्रेट। राम एंड रावण वर ग्रेट। तो राम और रावण दोनों एक जैसे यानी नाउन है और दोनों को एक साथ कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट नंबर, और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रहे कि इसके तहत नाउन्स तथा प्रोनाउन को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे यू एंड राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ही श्रेणी में, दैट मीन्स सिंगुलर में रखा है उसको सिंगुलर में। तो यहाँ पर से मॉडल एज ए मॉडल इनको एक ही श्रेणी में रख करके हमने ट्रांसलेट कर उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। नेक्स्ट नंबर है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में किसे कहते हैं? डेफिनेशन है इसका, कंजंक्शन दैट ज्वाइंट्स, कंजंक्शन दैट ज्वाइंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी इसमें मतलब ये डिफरेंट टाइप, यानी अलग अलग विरोधाभासों या दो या दो से अधिक अनेक प्रकार के, यानी एक नाउन को एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव को किसी और से, या अलग अलग सेंस देने वाले क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ते हैं। इसमें है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है राम सेड दैट ही वुड बाई अ न्यू कार। यहाँ तक राम सेड ये मेन क्लॉज है पूरा, और इसके बाद ही वुड बाई अ न्यू कार सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को क्लॉज है पूरा, इसको हमने दैट से जोड़ दिया है। तो जो जिसमें ऐसे शब्द आते हैं जिसके बाद में जिसके साथ जोड़ते हैं वो सबऑर्डिनेट पूरा क्लॉज होता है, और उस सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही जुड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं? देखो, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन, अ कंजंक्शन दैट कम्स इन पेयर टू ज्वाइन टू सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। यानी सेम पार्ट ऑफ स्पीच के सेम पार्ट्स को जोड़ने के लिए काम करते हैं, परंतु ये हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक्सेट्रा। इस तरीके से पेयर में जितने भी कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में ही कैन नाइदर सिंग नॉट डांस, यानी वह ना तो गा सकता है और ना ही डांस कर सकता है।
तो आगे इसका चार्ट देखते हैं। सिंस और बिकॉज, सिंस और बिकॉज के यूज को, तो यहाँ पर देखो सिंस और बिकॉज के चार्ट को ध्यान से देखते हैं। तो पहला देखा, इट शोज द रीजन फॉर एन एक्शन। सिंस जो होता है वो किसी एक्शन के रीजन को बताता है, उसका कारण देता है, कारण बताता है। और बिकॉज को इट ऑल्सो शोज द रीजन फॉर एन एक्शन, और ये भी किसी एक्शन यानी वर्ब का रीजन, कारण बताता है। ठीक है, लेकिन इसका सिंस का अर्थ चूंकि, उसमें बिकॉज का क्योंकि। सिंस का अगला है कि सिंस कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। सिंस क्या है, जब इस तरह चूंकि के अर्थ में आएगा तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जब सिंस का अर्थ चूंकि के सेंस में लगाते हैं तो हम इसको स्टार्टिंग में लगाते हैं सेंटेंस के। और बिकॉज इट कम्स एमिड द सेंटेंस, और ये जो है स्टार्टिंग में ना करके मिड में, दो सेंटेंसेस के बीच में यूज होगा और वही क्योंकि का अर्थ देगा। सिंस का अगला है कि इट गेट स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है रीजन प्लस रिजल्ट, यानी पहले रीजन होगा उसके बाद रिजल्ट होगा। इस तरीके से सिंस वाला सेंटेंस होता है। और बिकॉज में इट गेट्स स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है रिजल्ट प्लस रीजन, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उसमें रीजन प्लस रिजल्ट है, सिंस में रीजन प्लस रिजल्ट है, बिकॉज में रिजल्ट प्लस रीजन है। पहले परिणाम होगा उसका फिर कारण बाद में होगा, और सिंस में पहले कारण होगा बाद में उसका परिणाम होगा। एग्जाम्पल देखिए, सिंस ही वॉज लेट ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। चूंकि वह लेट था इसलिए वह क्लास नहीं ले सका। ठीक है, यही देखो, तो इसलिए पहले कारण बता दिया गया कि क्यों, चूंकि वह लेट था, उसका रीजन पता चल गया, और जब लेट था तो क्या हुआ, वो क्लास नहीं ले सका। ठीक, इसी तरीके से बिकॉज में पहले रिजल्ट आएगा, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वह क्लास नहीं ले सका। अब रीजन आएगा क्यों नहीं ले सका, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वह लेट था। तो इस तरीके से ध्यान देना है इनको। उसी सेंटेंस को हम यदि रीजन और रिजल्ट को यदि ध्यान दें, तो यदि हमें रीजन पहले देना है तो हम सिंस का यूज करेंगे, रिजल्ट यदि पहले देना है तो हम बिकॉज का यूज करेंगे। नोट, ध्यान रहे कि बिकॉज ऑफ के कारण से, बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण से, का प्रयोग वाक्य के शुरुआत अथवा बीच में दोनों ही स्थानों पर हो सकता है। बिकॉज ऑफ का, बिकॉज का नहीं, यहाँ पर देखो बिकॉज का बताया गया है, यहाँ पर बिकॉज का यूज किया करा गया है, परंतु बिकॉज ऑफ का जो प्रयोग है वाक्य के शुरुआत और बीच दोनों ही स्थानों में हो सकता है। साथ ही बिकॉज के बाद एक पूरा सेंटेंस आता है, जबकि बिकॉज ऑफ के बाद नाउन, प्रोनाउन अथवा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। बिकॉज के बाद में अभी आपने यहाँ देखा, बिकॉज के बाद में पूरा एक सेंटेंस आया है, परंतु बिकॉज ऑफ के बाद में केवल नाउन आ सकता है, या केवल प्रोनाउन आ सकता है, या केवल जिरंड आ सकता है। देखिए एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही कुड नॉट गिव यू मनी। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पर देखो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बस ये यहाँ पर नाउन दे दिया गया और उसके बाद सेंटेंस खत्म हो गया। ही, अब ये जो आगे आया जोड़ दिया गया है तो पूरा दूसरा पूरा क्लॉज है, ही कुड नॉट गिव यू मनी, यानी गरीबी के कारण हुए तुम्हें पैसे नहीं दे सका। तो ये अर्थ है, अंतर है, डिफरेंस है बिकॉज और बिकॉज ऑफ में। बिकॉज के बाद में पूरा कंप्लीट सेंटेंस आता है, बिकॉज ऑफ में उसके बाद में केवल नाउन भी आ सकता है, केवल प्रोनाउन भी आ सकता है, केवल जिरंड भी दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। व्हेन एंड व्हाइल, व्हेन का अर्थ होता है जब, व्हाइल का अर्थ होता है जब, दोनों का सेम अर्थ है। यहाँ पर इनकी यूज को देखते हैं। इट कम्स, यानी व्हेन कम्स टू शो कंडीशन फॉर द एक्शंस दैट रन इन डिफरेंट, और व्हाइल में क्या कर रहा है, इट कम्स टू शो कंडीशन फॉर द एक्शंस दैट रन सिमल्टेनियसली। तो इसमें जो डिफरेंट होता है, इसमें सिमल्टेनियस यानी एक ही जैसा होगा, यहाँ पर डिफरेंट रहेगा आपस में बस, लेकिन दोनों एक्शन बताते हैं। यू विल गो व्हेन ही कम्स, यू विल गो यानी जब वो आ जाए तब तुम जा सकते हो, जाओगे, यानी तुम जाओगे, कब जाओगे, जब वो आ जाएगा। और इसमें क्या है, शी वॉज डांसिंग व्हाइल आई वॉज सिंगिंग, वह नृत्य कर रही थी जबकि मैं गा रहा था। इस तरीके से इसमें
एक ही जैसे काम में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट, अलग अलग कामों के लिए, यानी एक यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए हम व्हेन का यूज़ कर देते हैं, परंतु व्हाइल का यूज एक ही जैसे कामों को, कार्यों को, एक्शंस को जोड़ने के लिए, वर्ब्स को जोड़ने के लिए हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। व्हेन का यूज करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को जोड़ने के लिए आपस में हम व्हेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर, अब इसमें देखना है कि इसमें नोट जो दिए गए हैं उसमें ध्यान दें कि ध्यान रहे कि विरोधाभास को दर्शाने के लिए जबकि के अर्थ में भी व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। विरोधाभास में जबकि के अर्थ में व्हाइल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में, आई बॉट अ न्यू कार व्हाइल राजू बॉट एन ओल्ड वन बट ही इज इन प्रॉफिट। मैंने एक नई कार खरीदी लेकिन राजू ने एक पुरानी कार खरीदी। बट ही इज इन प्रॉफिट, लेकिन वह फायदे में है। अब यहाँ पर बट और एट का यूज देखते हैं। बट एंड एट, बट का, इट कम्स टू शो अपोजिशन बिटवीन टू नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एट का यूज क्या है, इट कम्स टू शो अपोजिशन बिटवीन टू वर्ब्स। अब देखो ये जो मेन डिफरेंट है, एट का जो यूज है वो दो वर्ब्स के बीच के डिफरेंस को, यानी विरोध को दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। परंतु यहाँ जो बट का यूज है उसका यूज हम दो नाउन्स या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन वर्ब नहीं है। इन नाउन प्रोनाउन वर्ब, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडवर्ब, इनके डिफरेंस को, इनके पोजीशन को दिखाने के लिए हम बट का यूज करते हैं। लेकिन एट का यूज वर्ब्स के अपोजिशन में हम लगाते हैं, यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज अ डांसर, राम इज अ डांसर एट सीता इज अ सिंगर। तो ये गलत है, यहाँ पर बट लगाना चाहिए क्योंकि राम और सीता में डिफरेंस बताया जा रहा है, नाउन में, दोनों में। तो राम इज अ डांसर बट सीता इज अ सिंगर, तो दोनों में किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, राम और सीता के बारे में। तो यहाँ दोनों नाउन हैं, दो नाउन के बीच में जो डिफरेंस बताना है उनका अपोज करना है कि राम डांसर है तो सीता सिंगर है, वो अपोजिट है, अपोजिशन, एक दूसरे को विरोध करते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ही अर्न्स मच बट डज नॉट स्पेंड, यहाँ पर बट का यूज नहीं, एट का होगा। यहाँ पर ही अर्न्स मच एट डज नॉट स्पेंड, वह बहुत कमाता है परंतु खर्च नहीं करता। अब तो कमाना और खर्च करना है दोनों वर्ब हैं, इन दोनों का पोजीशन दिखाने के लिए हमने ऐड का यूज करना, बट का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ तो वैसे ही हो रहा है, सेम अर्थ रहा है, लेकिन अर्थ को यहाँ पर ध्यान देना है, मैं यूज किया है इनका। ऐड का यूज जो करेंगे तो वर्ब्स के, यानी एक्शंस को अपोज करने के लिए बट का यूज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को अपोज करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर, एज सुन एज। एज सुन एज का, यानी इसका अर्थ होता है ज्यों ही। देखिए, इट कम्स इन अफर्मेटिव सेंस। एज सुन एज का यूज अफर्मेटिव सेंस में होगा, पहला चीज ये ध्यान देना। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ टेंसेस, ये किसी भी प्रकार के टेंस में यूज हो सकता है। इट गेट्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद में जो सेंटेंस आता है वो हमेशा अफर्मेटिव नहीं रहता है, इसके पहले वाला नेगेटिव भी हो सकता है, बट इसके बाद में आने वाला जो होगा अफर्मेटिव में ही रहेगा। नोट, ध्यान रहे कि एज सुन एज के कंडीशन के साथ देन अथवा देन का प्रयोग नहीं होता। एज सुन एज के कंडीशन के साथ में देन या देन का प्रयोग, देन या देन का प्रयोग नहीं करते। देखिए एग्जांपल, एज सुन एज आई रीच्ड देयर देन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। ये तो गलत है, देन का यूज करना नहीं है, तो सीधा हम उसको लिखेंगे देन ना यूज करके, एज सुन एज आई रीच्ड देयर दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उसने मुझे स्टेज पर बुला लिया, ठीक है। तो ये सही है, यहाँ पर इसके लिए हम देन या दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नो सूनर देन का प्रयोग, ज्यों ही, उसका देखो एज सुन एज का भी अर्थ वही है ज्यों ही, और नो सूनर देन का यूज भी, यानी अर्थ वही है ज्यों ही, लेकिन इनके यूजेस को विशेष करके ध्यान देना है। फर्स्ट नंबर है यहाँ पर एज नो सूनर देन का,
एट इट कम्स इन नेगेटिव सेंस, ये इसका हम ऐसा अर्थ जो नेगेटिव होता है इसका पॉजिटिव होता है, ध्यान देना, अभी पहले बताया गया, इसलिए इसका नेगेटिव सेंस होता है, ध्यान दें। दूसरा नंबर, इट कम्स इन ओनली पास्ट टेंस, और नो सूनर देन का जो यूज होता है केवल और केवल पास्ट टेंस में आता है, और यहाँ पर आपको बताया गया एज सुन एज का, इसका किसी भी प्रकार के टेंस में यूज हो सकता है। थर्ड नंबर है, इट गेट्स इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ, और नो सूनर देन के बाद में जो इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है इंट्रोगेटिव, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा होता है अफर्मेटिव। एज सुन एज का जो स्ट्रक्चर होता है इसके बाद में आने वाले सेंटेंस का वो होता है अफर्मेटिव, परंतु नो सूनर देन का बाद में जो स्ट्रक्चर आता है सेंटेंस आता है वो इस स्ट्रक्चर का यानी इंट्रोगेटिव में ही आएगा। वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पर वो अफर्मेटिव या ओनली नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए हमेशा अफर्मेटिव रहेगा, वो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। नोट ध्यान रहे कि इसके कंडीशन के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर देन में देखो देन यहाँ पर दे भी रखा है तो यही देन की बात कर रहा है, तो इसके हमेशा इसके बाद में कंडीशन के साथ में देन का यूज होता है, बट एज सुन एज में नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर आई रीच्ड देयर देन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। यहाँ पर देखो देन का यूज, फिर पहले बात यहाँ पे नो सूनर आई रीच्ड देयर, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि हमेशा इंट्रोगेटिव रहेगा, हमें इंट्रोगेटिव नहीं देखो बना के दिया, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर नो सूनर डिड आई रीच, और ये हमेशा पास्ट में होता है, आपको बताया गया, ठीक है, तो इसलिए नो सूनर डिड पास्ट में इंट्रोगेटिव रहेगा, तो नो सूनर डिड आई रीच देयर देन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। तो इस तरीके से इसका यूज है नो सूनर देन और एज सुन एज, अर्थ सेम है लेकिन यूज किस तरह कर रहे हैं उस चीज़ को भी सिर्फ ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर, इफ या वेदर। चलिए देखिए इसको, इफ मीन्स यदि, वेदर मीन्स यदि या चाहे या, ठीक है। इफ के यूजेस को देखिए, एज कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन के रूप में, इट कम्स टू अराइज क्वेश्चन, इसका प्रयोग यानी कंजंक्शन रूप में जब करता है तो इसका क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में। वेदर एज कंजंक्शन, इट ऑल्सो कम्स टू राइज क्वेश्चन, इसका भी सेम, जैसे कि आपको बता दें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जब भी इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, वहाँ पर इफ़ या वेदर आपको ऑप्शनल दिया जाता है कि आप इफ यूज करें या वेदर। वही यहाँ पर सिमिलरिटी है कि आप ये जो पहले वाले पॉइंट में आपको यहाँ देखने को मिला तो वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, इट अराइज अ डाउटफुल क्वेश्चन, ये जो इफ होता है ये हमेशा संदेहात्मक, संदेह भरे प्रश्न बनाता है, जैसे ही आस्क्ड मी इफ आई गो टू दिल्ली, ही आस्क्ड मी, उसने पूछा कि क्या तुम दिल्ली जाते हो, तो इस तरीके से हम जो बनाएंगे तो एकदम सा ये इसमें संदेह भरा हुआ क्वेश्चन बन रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इट कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, और इसका प्रयोग जो है किसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए किया जा सकता है। आई आस्क्ड मी वेदर आई डू दिस वर्क, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेदर आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को क्या मैं इस काम को करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये केवल जो होता है डाउटफुल सेंटेंसेस के लिए, जो संदेह होता है उन ऐसे इंट्रोगेटिव के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेदर के लिए हम किसी भी प्रकार के इंट्रोगेटिव को यानी प्रश्न बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, नोट है इसमें, नोट में ध्यान देना कि डाउटफुल सेंस में अथवा डाउट दर्शाने वाले शब्दों के साथ इफ का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इफ का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर क्या कि ध्यान रखना है कि दुविधाजनक बातों में वेदर आता है, इफ नहीं, दुविधा उसमें वेदर का, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ का यूज नहीं करना था। जहाँ इफ का यूज डाउट वाले शब्दों के साथ में हम डाउट इफ का यूज नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, वेदर का यूज करेंगे, ठीक। यहाँ नंबर, आई कैंट से
आई कांट कन्फर्म, आई हैव डाउट, आई एम इन डेल्मा। तो इस तरीके के शब्दों में यहाँ पर इनका प्रयोग, यहाँ पर देखिए आई कांट कन्फर्म इफ़ ही विल कम टुडे। तो ये यहाँ पर इफ़ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका करना है आई कांट कन्फर्म वेदर ही विल कम टुडे। इस तरीके के वाक्यों में हमें वेदर का यूज करना है, जो संदेहात्मक वाक्य हैं, और इस तरीके के लिए हमें इफ़ का यूज करना है यहाँ पर, जिसे ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर, इट कम्स टू शो कंडीशंस। और ये इफ़ का प्रयोग हमें कंडीशन यानी शर्त दिखाने के लिए करते हैं। इफ़ ही कम्स यू, इफ़ ही कम्स यू विल गो, इफ़ ही कम्स यू विल गो, यदि वह आता है तो तुम चले जाना। इसमें इट कम्स टू शो डेल्मा, नहीं ध्यान रखना इसमें कि इस अवस्था में वेदर और का प्रयोग होता है डेल्मा सेंस देने के लिए। तो आई डोंट नो वेदर ही विल गो और स्टे टूडे, आई डोंट नो वेदर ही विल गो और स्टे टूडे, मुझे नहीं पता कि ही विल गो और स्टे टूडे, कि वो आज जाएगा या रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, एज एंड लाइक का यूज। एज का के जैसा है के समान, लाइक का के जैसा है के समान, दोनों का सेम अर्थ है। इसके लिए एज के लिए पढ़ते हैं इट कम्स टू शो सिम्बलेंस प्लस या कनेक्शन, यानी आपस में संबंध बताता है एज का। लाइक में इट ऑल्सो कम्स टू शो सिम्बलेंस या कनेक्शन, ये भी संबंध बताता है। एज प्लस सब्जेक्टिव केस, एज प्लस सब्जेक्टिव केस होता है, इसका यूज करते हैं। और इसका क्या होता है, लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी एज के बाद में हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है और लाइक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में और कि एज प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब फिनिशेस अ सेंटेंस, और इसके बाद वर्ब के बाद में जो सेंटेंस को फिनिश करने वाले शब्द हैं उनको लास्ट में लग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही इज स्पीकिंग एज, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, तो ही इज स्पीकिंग एज आई, एज के बाद में हमने ये जो यूज करा है ये है सब्जेक्टिव केस आई स्पीक, और वर्ब लगा दिया। उसके बाद में यदि कुछ और आता है उनको भी लास्ट में उसी तरह लिख दिया जाएगा। बट यहाँ देखिए लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस कैन फिनिश अ सेंटेंस, उसके बाद में सेंटेंस को हम फिनिश कर सकते हैं। जैसे ही इज स्पीकिंग लाइक मी, तो लाइक आई नहीं कर सकते, लाइक मी करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, लाइक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, एज के बाद में सब्जेक्टिव केस। अगला देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया है कि एज प्लस लाइक कैन बी यूज्ड, एज और लाइक दोनों का एक साथ जैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये ही इज सिंगिंग एज लाइक मी, तो अब देखो लाइक के साथ में हमें ऑब्जेक्टिव यूज करना था तो हमें एज के अनुसार नहीं, अब लाइक के अनुसार ही यहाँ पर रखना है। तो एज और लाइक जब एक साथ में आते हैं तो उसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस रखना है। यहाँ पर लाइक प्लस एज कांट बी यूज्ड, लेकिन ये ध्यान देना है कि हम लाइक प्लस एज यूज नहीं कर सकते, बट एज प्लस लाइक का यूज करते हैं। जब एज प्लस लाइक का यूज करेंगे तो लाइक के अनुसार ही हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, उसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट का, प्रोनाउन का, ना कि सब्जेक्टिव केस। अब इसमें ध्यान देना है कि किसी भी की समरूपता दर्शाने हेतु, समानता दर्शाने हेतु एज का प्रयोग बिना वर्ब का होता है। जैसे ही वाज इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट, इसके चीफ गेस्ट के बाद में देखो वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ ध्यान देना है। तो उसकी समानता, उसके समान समरूपता दिखाने के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर, ड्यू टू, इन ऑर्डर टू, ड्यू टू और इन ऑर्डर टू का यूज। ड्यू टू मीन्स के कारण, इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से, दोनों का अर्थ समझिएगा। ड्यू टू के कारण से और इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से। देखिए इट कम्स टू शो द रीजन फॉर एन एक्शन, इट कम्स टू शो द रीजन फॉर एन एक्शन,
और यानी इसका ड्यू टू का जो यूज होता है वो किसी भी वर्ब का रीजन बताने के लिए आता है। यहाँ पर इट कम्स टू शो द टारगेट ऑफ एन एक्शन, और इसका जो भी यूज है इन ऑर्डर टू का, वो टारगेट यानी उद्देश्य, फॉर्म एम का यूज, एम को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू का। जनरली इट कम्स, यानी ड्यू टू की बात करें, जनरली इट कम्स एमिड द सेंटेंस, ये समानता सेंटेंस के बीच में आता है। और इन ऑर्डर टू इट कैन बी यूज आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस और एमिड द सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बीच में, दोनों में से किसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। बट इसका जो यूज है ड्यू टू का, इसका हमें ध्यान देना है सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे एग्जांपल दे, इट गेट्स अ नाउन, देखो इट गेट्स अ नाउन और प्रोनाउन, इसके साथ में जो नाउन है प्रोनाउन आता है, और जिरेंड आफ्टर इटसेल्फ, यानी इसके बाद में जो है नाउन प्रोनाउन या जिरेंड आता है। और इसमें ये क्या है, इट गेट्स V1 आफ्टर इटसेल्फ, इसके बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए इसमें और ध्यान देना है कि ड्यू टू के ही स्थान पर इसी के अर्थ में ओइंग टू का प्रयोग भी होता है। इसका प्रयोग वाक्य के शुरुआत अथवा बीच में कहीं भी हो सकता है, यानी ड्यू टू के सेंस में ड्यूटी के स्थान पर यदि हम यूज करना चाहें ओइंग टू का भी यूज हो जाता है। और ओइंग टू का जब प्रयोग करते हैं तो उसका सेंटेंस के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ही वॉज चीटेड ड्यू टू कमिंग लेट, ठीक, ड्यू टू कमिंग लेट। नेक्स्ट नंबर है ओइंग टू कमिंग लेट, देखो स्टार्टिंग में सेम सेंस में लेट, ही वॉज चीटेड इन द क्लास, लेकिन ध्यान देना किसके साथ में हम यूज कर पा रहे हैं, किसके साथ में यूज करना है। इधर है इसके लिए इन ऑर्डर टू के लिए एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ऑर्डर टू गेटिंग अ जॉब। तो इसका देखो यूज कर, इन ऑर्डर टू का जो यूज करना था उसके लिए कहाँ पर यूज करना है, इसके बाद देखो गेटिंग, यहाँ पर जो वर्ब जेरेंड फॉर्म लगाई है, ये जो अंडरलाइन है यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो गेटिंग लगाया है तो ये नहीं लगाना है हमको, आपको इन ऑर्डर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। देखो यहाँ की जैसे कि यहाँ पर पढ़ा है आपने, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब, ये सही रहेगा, गेटिंग अ जॉब गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर एंड का यूज का है, इट कम्स टू ज्वाइंट टू पार्टीज हैविंग द सेम इम्पोर्टेंस, और जैसे राम एंड रावण वर ग्रेट, तो सेम सेंस देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर एज वेल एज, इसका यूज है, इट कम्स टू ज्वाइंट टू पार्टीज हैविंग डिफरेंट इम्पोर्टेंस। एज वेल एज का देखो, एंड और एज वेल एज में बच्चे बहुत डाउट में हो जाते हैं, कभी दोनों जैसे एक ही जगह रख दिए जाते हैं, एक ही तरह से यूज होते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर एंड से आप देख पा रहे हैं कि सेम एक जैसे समानता रखने वाले, एक जैसे महत्व रखने वाले शब्दों को यानी नाउन्स को हम एक साथ हम जोड़ देते हैं, नाउन प्रोनाउंस जो भी है। परंतु एज वेल एज से हम डिफरेंट इंपॉर्टेंस, अलग अलग महत्व रखने वाले शब्दों को यानी पार्टीज को, ग्रुप्स को, नाउन प्रोनाउन को ऐड करते हैं। जैसे राम एज वेल एज रावण वाज ग्रेट, इसका सेंस अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये भी ध्यान देना कि इसके तहत जुड़ने वाले प्रथम पक्ष का महत्व ज़्यादा और द्वितीय का कम होता है। ठीक है, यहाँ पर जब एज वेल एज से जोड़ते हैं तो उसका अर्थ ये होता है जो एज वेल एज से पहले आता है तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा माना जाता है, और उसके बाद में जो आता है उसका कम माना जाता है, वो कम महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एंड से क्या होता है, उन दोनों का महत्व सेम हो जाता है, बाकी अर्थ वही है, अलग अलग नहीं होगा। बट एक चीज़ और याद रखना है, जब एज वेल एज से आप जोड़ते हैं तो एज वेल एज के बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, और एंड से जब जोड़ती है तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब आती है। ठीक, नेक्स्ट नंबर और का यूज, इट कम्स टू सेलेक्ट आइदर ऑफ द गिवन टू ऑप्शन, यानी दो ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हम और का यूज करते हैं, ये ऑप्शनल होता है। जैसे डू और डाई, तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे और का। अनलेस अनटिल, इसको ध्यान देना है, जब तक कि नहीं, अनलेस अनटिल दोनों का अर्थ सेम है यहाँ पर, जब तक कि नहीं, लेकिन अनलेस का इट कंडीशन, इट्स जो है इट्स कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर एक्शन,
इसका जो क्या है, इसकी कंडीशन दूसरे वाले एक्शंस पर डिपेंड करती है और इट कम्स इन नेगेटिव सेंस, यानी अनलेस का जो यूज होता है नेगेटिव सेंस में होता है। यहाँ पर अनटिल देखिए, इट्स कंडीशन डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ एन एक्शन, ये किसी भी वर्ब की पीरियड पर डिपेंड करता है, अवधि के लिए यूज करते हैं, अवधि के लिए। और ये जो यूज हो रहा था अनअदर एक्शन पर, कि दूसरा एक्शन कब हो रहा है, दूसरे ये एक्शन के लिए, यानी अनलेस का यूज एक्शन के लिए करते हैं और अनटिल का हमें पीरियड के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए करते हैं, तो ये ध्यान देना है। और इट ऑल्सो कम्स इन नेगेटिव सेंस, और इसका भी नेगेटिव सेंस ये होता है, जो कि जैसे दोनों का अर्थ से यहाँ दे रखा है, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स में, इसमें ध्यान देना कि अनलेस अनटिल की तुरंत बाद वाले भाग में गलती से भी नो या नॉट का प्रयोग या नेवर का प्रयोग नहीं हो करना चाहिए, क्योंकि उसको खुद ही नेगेटिव सेंस देते हैं, अब डबल नेगेटिव हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए एग्जांपल में देखिए, यू विल नॉट पास अनलेस यू डोंट। देखो अनलेस के बाद में आने वाला सेंटेंस हमेशा फॉर्मेटिव में रहना चाहिए, इसलिए गलत हो गया, गलत है। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, यानी जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुम पास नहीं होगे, ये सेंस यहाँ पर सही है। यू विल नॉट गो अनटिल ही डज नॉट कम, तो देखो ही डज नॉट कर दिया, ये ऐसा नहीं लगा सकते, अनटिल का ही अर्थ होगा नेगेटिव में, इसलिए ये गलत है। इसको लेकिन यू विल नॉट गो अनटिल ही कम्स। ठीक, इस तरीके से ये इस वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि थोड़े बहुत वो भी इसको देख सके, समझ सके, इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को शेयर करेंगे तो खुद हमें प्रमोशन मिलता है, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हमारे अच्छी मेहनत कर पा रहे हैं। तो आप इतना आलस ना करें और कंजूसी ना करें, तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल यदि अच्छा लगता है, आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करें, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों इसी वीडियो को हम आगे कंप्लीट करेंगे, प्लीज़ इसमें फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।